चलिए, आप लोग ऐसे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ हों और आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको वजह है कि हम आपके लिए रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं। तो आरआरबी की तैयारी हम लग चुके हैं करवाने में। और आपको पता होगा कि हम इसके एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, वहाँ जाके आपको देखना होगा। हम इस बार क्या कर रहे हैं, 3 शिकार करने वाले हैं, वो भी एक तीर से। एक तीर 3 शिकार। तो 3 शिकार कौन कौन से? एक एनटीपीसी है कि नहीं? एनटीपीसी भर्ती है, और आपका ग्रुप डी हो जाएगा, और आरपीएफ आपका कांस्टेबल हो जाएगा। और कांस्टेबल एग्जाम आपको पता है कि 2 मार्च से चालू हो चुके हैं, जो आपको जाएगा 20 मार्च तक। तो इस दिनों के बीच में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें, हम बेहतरीन ढंग से आपको PYQ प्रश्नों के माध्यम तैयार करवाएंगे। और ध्यान रखें, 2022 से लगा के 2024 तक एग्जाम हुए हैं आरआरबी के। जो एग्जाम ALP हुआ है, टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, आरपीएफ SI हुआ है, ग्रुप डी हुआ है, एनटीपीसी हुआ, उन एग्जामों के प्रश्न आपको न्यू एडिशन के हिसाब से पढ़ाएंगे। क्योंकि आरपीएफ SI में जो एग्जाम पैटर्न हुआ था वही आपको कांस्टेबल मिलने वाला है। 120 प्रश्नों का रहेगा। तो अभी कांस्टेबल को देखना है, ध्यान रखें, तो पिछले साल के प्रश्न तो पढ़ना पड़ेगा। और तीनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत बदलाव आप बता चुका हूँ मैं। चलिए, तो पहला प्रश्न लेके चलते हैं हम। इसके पहले भी हमने मैथ्स का पोर्शन कवर करवा चुके हैं, रीजनिंग हो चुका है और जीके हो चुका है। तो अगर नहीं देखें तो जाके देखिए विद्यार्थियों। चलिए, आशा करेंगे आप लोग हमारे माध्यम से पढ़कर लिखकर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, और हम आपको बेहतर जानकारी देकर एक नई मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। चलिए, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? देखिएगा, वैसे आप भी समझदार पढ़े लिखे हैं, और नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो भी समझ सकते हो। सबसे छोटा दिन आपको पता हो, गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, है कि नहीं? तो गर्मी का दिन बड़ा होता है, इसका मतलब जो भी महीना गर्मी का आएगा वो तो आंसर आएगा नहीं। तो मार्च गर्मी का होता है, जून गर्मी का होता है, ऑप्शन छट गए दो। अब दिसंबर अक्टूबर था, तो आप बताना है मध्य ठंडी आप कहाँ लगती है। तो ज़्यादा ठंडी जहाँ, सीधी बात, गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, ध्यान रखें। ठंडियों में दिन छोटे होते हैं। तो गर्मियों का दिन तो छट गया, सबसे बड़ा दिन कहता तो ऑप्शन नंबर ए या बी होता है कि नहीं? सबसे छोटे दिन बात कर रहा था, या तो 22 या तो 23 अक्टूबर या दिसंबर होगा। तो आंसर आएगा 22 दिसंबर। मैं आपको छाट के बता दिए कैसे हल करना, समझे? और इस बार क्या होगा, आपको मैथ्स अलग मिलेगा, रीजनिंग अलग मिलेगा, जीके जैसे अलग मिलेगा। बिल्कुल अलग अलग पार्ट बना के, पहले ऐसे नहीं आते थे, अब बिल्कुल मिक्सअप नहीं आएगा, पहले मिक्स आया करते थे एग्जाम में। और आरपीएफ SI के एग्जाम दिए होंगे तो आपको तो पहले ढंग से पता ही होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिखा। चलिए, अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो रहेगा ये आपका, बताइए, लॉर्ड रिपन। ध्यान रखें विद्यार्थियों, स्थानीय स्वशासन का जनक अगर आपको कहा जाए तो आपको बताना लॉर्ड रिपन। और इस प्रकार के प्रश्न हमें अनेक भर्तियों पूछ चुका। अगर आपको लगता होगा सर आप गलत PDF पढ़ा रहे हो या गलत PYQ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद विश्वास करें। और हम शिक्षक के विश्वास के थ्रू हम आपको पढ़ाने का काम करें, गलत जानकारी नहीं देंगे, टेंशन आने चलिएगा, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। अगला प्रश्न पूछा, देख पा रहे हैं आप लोग, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो जो आप वर्तमान देख पाते हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, शहरी वाला भी होता है कि नहीं? तो पहले क्या हुआ करता, जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी ना, आपको पता है 1971 में पहली बार इंदिरा गांधी क्या बनी थी, भारत की पहले PM बनी थी, आप पता होगा। तो प्राइम मिनिस्टर अब भारत की पहली महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके शासनकाल में क्या हुआ था, इंदिरा आवास योजना आया था, जिसमें खपरेल या मिट्टी से कच्चे मकान दिए जाते थे ग्रामीण लोगों को। उसके स्थान पे अब क्या नाम रख दिया गया, प्रधानमंत्री ग्राम। अब इसमें आपको पक्के मकान दिए जाते हैं, आपको पता होगा, छत वाले मकान, है कि नहीं? तो आपको तो पता ही होगा। चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, ध्यान रखें, हम आपको टॉप 20 प्रश्न दिखाने वाले हैं जो एग्जाम में पूछ चुके हैं, और अगली बार इनको फिर पूछेगा। ध्यान रखना, आरआरबी का एक रूल होता है, उन प्रश्नों को रिपीट कर कर पूछता, याद रखिएगा। चलिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खालिस्तान की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। आपको पता है कि अंग्रेजों के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम विश्व गुरु कहते हैं, और इन्हें नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, याद रखें, इसी नरसंहार के बाद गांधी जी और हमारे टैगोर जी ने अपनी अपनी उपाधि लौटा दी थी। तो टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, जिनका उन्हें वापस कर दिया। अगला देखिएगा,
अगले प्रश्न आप एक बार होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का खालिस्तान शहर शुरू हुआ था। बहुत शानदार प्रश्न है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लगाया भी था। और हमें बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत तो 1942 आता है, सन की बात करते हैं कि नहीं। अगर आपको बोलता है कि 9 अगस्त आ जाएगा, 9 अगस्त 1942 आपका जिस दिनांक और सन रहेगा, लेकिन यहाँ पूछ लिया हमें किस शहर से, याद रख मुंबई से, जो आप वर्तमान से मुंबई कहते हो, याद रखिएगा। इस प्रकार से बगल में एक पेन कॉपी रख के बैठिएगा। अगर आप और डिटेल चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिटेल बताना, तो भी कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे और प्रयास करेंगे आपको बेहतर जानकारी देने का। तो मुंबई जो वर्तमान मुंबई हो गया है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है, ध्यान रखें, यहीं पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। इसमें अंग्रेजों को, ब्रिटिश अधिकारियों को बाहर भगाने की बात हो रही थी भारत छोड़ो करके। और 9 अगस्त 1942 याद रखें और हम बता चुके हैं। और इसका श्रेय किसको जाता है? महात्मा गांधी को। आप पता होगा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न हमें बहुत कुछ बता रहे हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। संविधान से, इतिहास से, भूगोल से, अर्थशास्त्र, राजनीति से, और उस प्रकार खेल का प्रश्न आएगा, कंप्यूटर का प्रश्न आएगा। पूरा पढ़ना देखिएगा। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा रचित है? तो पुस्तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 50 नंबर का जी के जैसे आने वाला, याद रखिएगा। सागर में आपको मोती ढूंढना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिएगा, तो आपको पता पंचतंत्र, जो पंचतंत्र पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? जो एक कहानी पुस्तक, याद रखिएगा, बच्चों के लिए जो कहानी होती है उसका उल्लेख आपको पंचतंत्र मिलेगा। और पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा है। मैं फिर आपको बोलता हूँ, अगर आप चाहते हो डिटेल जानकारी पूरा हर ऑप्शन का, हर प्रश्न का, तो कमेंट कीजिएगा, हम और ऐड करके बताएं। कुछ विद्यार्थी चाहते हैं सिर्फ प्रश्न दिखाइएगा और आगे बढ़ते रहिए, तो वैसे चलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल पढ़ाना तो बोल दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। लाई डिटेक्टर उपकरण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, रखेंगे पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ होता है, इस उपकरण का उपयोग हम लाई डिटेक्टर के उपकरण में किया जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, समझ आते हैं, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, देखते हैं प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न आया है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 2020 की बात करें, चाहे 21 की बात करें, 22 की, चाहे 24 की बात करें, वर्तमान वही रूल है। तो 18 साल के वयस्क के मताधिकार है। जिनकी आयु 18 साल हो चुकी है, 18 साल से ऊपर है, तो वो क्या कर सकते हैं? भारत में मतदान में भाग ले सकते हैं, उनके पास मत का अधिकार है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। और आपको पता हो जीडी की तैयारी आप किए होंगे तो आपको तो बेहतर ढंग से पता ही होगा कि जीडी का जो सिलेबस है वो भली अलग है, लेकिन वहाँ का कॉन्सेप्ट मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का आपको हर बेहतर परीक्षाओं में काम देगा। उसकी तैयारी बेहतर करवाए थे और आप लोग देखे होंगे। अब हम रेलवे की तैयारी पर लग गए, एक तीर तीन शिकार करेंगे, बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। माँ बाप का सपना पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखिएगा, तो याद रखेंगे खाद्यान्न या अनाज उत्पादन से। और इसकी शुरुआत भारत 1965 से 66 के बीच मानी जाती है, याद रखेंगे। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तो जानते हो आप लोग, नॉर्मन बोरलॉग है कि नहीं, इन्हीं के योगदान से क्या हुआ था विद्यार्थियों? विश्व में हरित क्रांति के जनक हुआ, शुरुआत हुई थी। और भारत में आती एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जी का नाम आता है भारत में, रखिएगा, हम बता चुके हैं। और खाद्यान्न और अनाज की बात करें, अगर नाम दे के रखा तो आप बोलेंगे सर गेहूँ या चावल, जिसे धान भी कहते हैं कि नहीं। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेगा और बनेगा, याद रखिएगा। और पिछले भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। हमें बोल रहा है पुनः समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था, या अगर बोल देता किस किस बीच में हुआ है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको पता होनी चाहिए। तो पुनः समझौता याद रखें 1932 में हुआ है। और आपको रखना BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ये प्रश्न भी बन सकता है और बना है, ध्यान रखें। तो पूरा, अब वर्तमान इसको हम पुणे कहते हैं, जो कहाँ पड़ता है बताना चाहेंगे आप? चलिए, मुझे पता, आप बिल्कुल नहीं बताएंगे। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दोनों ने 1932 में पुनः समझौता किया था, जिसका नाम वर्तमान पुणे हो गया है। और हमें जो देखेंगे कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको टॉप 20 प्रश्न दिखाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, शानदार प्रश्न है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, या प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ सकता था, है कि नहीं। और आपको पता होनी चाहिए
पूरा डिटेल इसका। अगर आप वही तो हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो पूरा डिटेल, अगली बार वहाँ से प्रश्न पूछे तो बननी चाहिए तो बोलिएगा। हम लोग ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि उधर से प्रश्न पूछेगा तो आप बना डालोगे। हर प्रश्न 1 नंबर का याद रखिएगा और 120 प्रश्न आएंगे, आपको पता है। अभी हम आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, एनटीपीसी की बात बाद में करेंगे। वैसे मैंने फर्स्ट ही वीडियो आपको एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी का पूरा सिलेबस समझा के बैठा दिया हूँ, समझे। और आप देख पा रहे होंगे प्लासी खुद। अब प्लासी कहाँ पड़ता है वर्तमान में जी? तो पश्चिम बंगाल पड़ता है भाई, है कि नहीं। अगर बात करें वर्तमान में प्लासी कहाँ, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल में है। और ये होगा भाई सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और बंगाल के नवाब मीर का सॉरी समझ जाते, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। और प्लासी कब हुआ था आपके? इसमें हम आपको बता रहे थे कि भाई बंगाल का नवाब कौन था, पूछेगा तो आपको बताना सिराजुद्दौला, ठीक है। और प्लासी के हुआ था पता 1757, याद रखिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न बन चुका है, याद रखेंगे। 1757 को प्लासी को हुआ था। कहाँ हुआ था प्लासी? पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव, कौन याद रखें? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा। बहुत प्रश्न कई बार पूछ चुका है और पूछ लेगा, नहीं बनेगा तो पछताना आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न है। मैं बोल रहा है ईवीएम का पूरा नाम क्या था? आप पता होगा। अभी एक प्रश्न में आया था कि क्या आया था, मतदान करने की आयु सीमा कितनी है? तो आप बोले थे 18 साल और 18 साल से अधिक। यहाँ पर फिर उसी संबंधित प्रश्न आया है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, समझे। और 18 साल और 18 साल से अधिक की उम्र के बच्चे या नौजवान युवक युवती क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हमें अब कंप्यूटर का प्रश्न पूछ लिया है, तो आपको देखते चलना किस टॉपिक का प्रश्न पूछ रहा है। देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक, जानते होंगे आप लोग, वर्कशीट का एक संग्रह होता है, याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, उसमें क्या होता है? वर्कबुक होता है। वर्कशीट का एक क्या होता है? संग्रह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। अगला प्रश्न में बोल रहा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आप पता होना, राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा भारत के पहले नागरिक हैं या पहले व्यक्ति हैं जो प्रथम भारतीय कहलाते हैं जो अंतरिक्ष यात्री बने थे, ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमें फिर शानदार प्रश्न पूछ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, रखेंगे 5 जून को। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न बता दिया कि दिवस का प्रश्न भी आएगा, कंप्यूटर के प्रश्न भी आएंगे, सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न भी आएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हमें फिर बोल रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रकार से जो भी समाज संस्थाएं हैं, ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, है कि नहीं। इस प्रकार बहुत सारे समाज, वेद समाज हैं, सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो याद रखें, इस प्रकार से हमें बोल रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 हुई, ध्यान रखें। और आप पता नहीं कलकत्ता में हुई थी, कहाँ पर? कलकत्ता में। अब वर्तमान इसका नाम कोलकाता हो गया, है कि नहीं। ये प्रश्न भी बन सकता। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें कहता है, अटल मिशन फॉर रेजुविलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित ये प्रश्न पूछ रहा है आपको? देखिएगा, तो अमृत, जो अटल मिशन फॉर रेगुलेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम अमृत योजना के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में अमृत लिखा ध्यान रखें। क्या है ये? अमृत योजना, याद रखें। इसका जो संबंधित अगर आपको बात करें तो आपका रहेगा मूलभूत नागरिक सुधार। तो जो नागरिक हैं भारत के, जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनको उन्हें देना अनिवार्य है, उनकी सुविधाओं के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न में फिर बोल दिया, भूगोल का प्रश्न आया है, हमारा सौरमंडल में सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा है? तो आपको पता ही होगा, आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की भी कहते हैं। और आपको पता होगा ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का हिस्सा था? आप बोलेंगे आकाशगंगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया तो क्या देके रखेगा? मिल्की, तो उसका अंग्रेजी नाम है, समझे। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, तो आरपीएफ कांस्टेबल में आपको नहीं पार करना है, 50% जीके का, तो पढ़ते रहे कंटिन्यू डेली। और आपको बता दें, और साथ में हम मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग पढ़ रहा, तो तीनों पोर्शन कवर हो रहा है, जाके देखें। रायसीना हिल कहाँ स्थित, याद रखें, तो आपको पता होनी चाहिए। ये आपका रायसीना हिल्स कहाँ स्थित है? तो यह है राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर, याद रखेंगे। अगर आप बोला जाए कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी में स्थित है, क्या बोलेंगे? रायसीना की पहाड़ी, समझे। और ये आप कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में, ध्यान रखें, नई दिल्ली में।
तो रायसीना की पहाड़ी नई दिल्ली में है। और जो अरावली पर्वत जानते हैं, जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला माना जाता है, वही उसी अरावली श्रृंखला की जो क्या है हिस्सा है, याद रखेंगे। और वर्तमान राष्ट्रपति तो आप पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी है, जो भारत की दूसरे नंबर की पहले महिला है और प्रथम आदिवासी महिला है। और प्रथम महिला की बात कौन रहेगी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इस प्रकार से आप पता होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें प्रश्न बता रहा है, क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया गया है। तो हमें ये प्रश्न बता रहा है कि पुरस्कार के प्रश्न भी आएंगे। अब वो भारतीय पुरस्कार हो सकता है, नागरिक हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में हो सकता है, खेल क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का पुरस्कार आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो याद रखें 2014 में मदन मोहन मालवीय जी को पुरस्कार मिला था, यहाँ प्रश्न के अनुसार और ऑप्शन छांटने पर, समझे। और अगर आप बात करें भारत का प्रथम नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो 1954 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 पहली बार दिया गया। 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। ध्यान रखें, जो भारत में बहुत योगदान दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हम आप पहले ही बता चुके हैं। कंटिन्यू प्रश्न आपको मिल गए तो ठीक, हमारा नहीं मिलते हैं, क्योंकि 2024-25 एग्जाम हो रहे हैं, वहाँ पर हमें क्या हुआ था, आरपीएफ एसआई में बिल्कुल हर चैप्टर में अलग अलग मैथ्स का प्रश्न, अलग रीजनिंग का और अलग जीके जिसका दिया था। और इसके पहले एलपी का हुआ था जस्ट कुछ दिन पहले, तो उसमें नहीं दिया था, मिक्सअप कर दिया था। और उसके पहले जितने एग्जाम हुए माना जाए 2019 से 21-22 में, उनमें भी क्या किया, मिक्सअप दिया, समझे। अब ऐसा नहीं कर रहा है, अब देखना होगा एग्जाम में किस प्रकार से दे रहा है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक, याद रखेंगे। तो थायराइड ग्रंथि होती है, आप पता है, जो हमारे शरीर में गले में पाया जाता है। तो आयोडीन, अगर आयोडीन कमी हो जाएगा तो थायराइड ग्रंथि वो क्या हो जाता है, घेंगा रोग, है कि नहीं, नहीं पता आपको, बताओ, घेंगा रोग होता नहीं, तो घेंगा रोग होता आयोडीन की कमी कारण। हमें बोल रहा है कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करना है। अगर निर्माण नहीं होगा तो घेंगा रोग बन जाएगा, आपका गला फूल जाएगा। और अगर आपको थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्राव करवाना है तो उसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक, आयोडीन है, जिससे आपको घेंगा रोग होने की संभावना कम हो जाएगी, समझे। तो ये विद्यार्थी आपको हम दिखाना चाह रहे थे। इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ 20 प्रश्न हो चुके हैं, तो हम आपको टॉप 20 प्रश्न दिखाएंगे विद्यार्थी हर पार्ट में। तो इसके पहले आपको बता दें, हम हर संभव प्रयास करेंगे, आपको हम 2024 में एग्जाम हुए हैं और 2025 में, उन्हें देखकर या उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे और पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग का जो लेवल है 2024-25 एग्जाम हुए, आप पता है कि एलपी का, तकनीक जेई का, आरपीएफ कांस्टेबल का ना, एसआई का, तो जो 3-4 भर्ती हुई इनमें जो रीजनिंग का सिलेबस पैटर्न है बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो किया है। अगर आप यकीन नहीं हो रहा तो आपको पता है, आप तो आरपीएफ एसआई के एग्जाम देकर आए होंगे ना, आरपीएफ एसआई का नहीं दिए हैं तो बात अलग है, देकर आए तो आप तो समझ गए होंगे कि हम जो डाटा पढ़ा रहे हैं ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके जैसी बात, तीनों कोर्स हम कवर करेंगे। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। 2 मार्च से पेपर चालू हो रहा है, वो मंजर कब खड़ा करोगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, पढ़ना लगातार। और हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले, ये बात हम पहले बता चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, देखते रहिए, पढ़ते रहिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और विश्वास के साथ अपना विद्यार्थी भरोसा है तो पढ़िएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, हम आपको सही जानकारी ही देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, धन्यवाद आपका।